हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ हिरपरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 3 का बेसिक एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर का नाम है, तो उसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जिसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं। देयर आर टू वेरिएबल्स इन एन इक्वेशन, और वो इक्वेशन की जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो इस तरीके से जो बनता हुआ इक्वेशन होता है हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्यूशन के टोटल 4 स्टेप्स हम लोगों ने बताए थे कि 4 तरीके हैं। देयर आर 4 टाइप्स, 4 मेथड्स कि जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सके। उसमें फर्स्ट मेथड बताया था ग्राफ मेथड, सेकंड मेथड बताया था सब्स्टिट्यूशन, थर्ड मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें सबसे पहले ग्राफ मेथड जो है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यदि कोई ग्राफ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। वो ग्राफ मेथड के अंदर आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सिखाया था। आज स्टूडेंट्स हम जो सिखाया हुआ है उसको ही आज अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। सो दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आपको यहां से मैं खाली रीड करूंगा। बोर्ड की साइज थोड़ी छोटी होने की वजह से मैं यहाँ पूरी की पूरी जो क्वेश्चंस है वो पूरा बोर्ड पे लिख सकता नहीं हूँ। सो आपको अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो लेके बैठनी है, और साथ में यहाँ पर जो मैं स्टेप सिखा रहा हूँ, बोर्ड छोटा होने की वजह से 1 बार 2 बार और 3 बार रफ हो जाएगा। सो आपको वो अपने नोट और पेन लेके अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करिएगा, जिससे आप कंटिन्यूटी जो है वो आपकी बरकरार रहे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 3 स्टेप्स हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में दिए। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम का जो फॉर्मेट है उसमें स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप है, उसमें है स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 कौन सा है? तो सबसे पहले आप अपना जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, वो 2 इक्वेशन ध्यान से बनाएंगे। ये है स्टेप नंबर 1। अब 2 इक्वेशन को आपने बना लिया, अब क्या करेंगे? तो 2 इक्वेशन के अंदर x या तो y उसकी वैल्यू रख के अलग अलग x और y की वैल्यू फाइंड करिए। 2 से 3 वैल्यू फाइंड करनी है हर एक इक्वेशंस के लिए। पहला इक्वेशन है उसकी x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू मिलेगी, या तो y की वैल्यू रखने से x की वैल्यू मिलेगी। पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। अब ऐसे दोनों इक्वेशंस के लिए हम लोगों ने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। x और y की वैल्यूज मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है। आगे लास्ट ईयर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में आपने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर कार्टेशियन साइन प्लेन होता है। कार्टेशियन साइन प्लेन के अकॉर्डिंग इस तरीके से उसमें वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं। तो इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो है हमारा स्टेप नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, स्टूडेंट्स, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. पहला स्टेटमेंट में लिखता हूं, आफ्ताब tells his daughter seven years ago I was 7 times as old as you were then. As old as you were then. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि यहाँ पर 2 पर्सन है,
वन इज आफ्ताब एंड सेकंड इज हर डॉटर। दो पर्सन है, आफ्ताब और उसकी डॉटर। कभी कभार ये चीज को आपको समझना है, यदि इसका इक्वेशन बनाना है तो ये चीज को अपने पे ले लो। आफ्ताब ने उसकी बेटी को बोला कि बेटा 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले तेरी उम्र जो थी उसका मैं कितना गुना था, 7 times, मतलब 7 गुना बड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर आफ्ताब ने उसकी डॉटर को बोला। अब हमें तो यहाँ ना आफ्ताब की एज मालूम है ना उसकी डॉटर की एज मालूम है, तो जो चीज हमें मालूम नहीं होती है तो उसका क्या करना चाहिए, तो श्योर है, तो उसका हम लोगों को सबसे पहले तो वेरिएबल गैस करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is equal to x year and daughter is equal to y years। दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंट एज आपको गैस करनी है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर है, डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर है। दोस्तों मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, सपोज आपकी अभी की उम्र 15 साल है, तो 7 साल पहले आप कितने के होंगे, 7 साल पहले, 7 ईयर बिफोर आप कितने के होंगे, 8 साल के। कैसे मालूम किया, क्योंकि आपकी अभी की एज में से 7 ईयर आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो उसी तरीके से आफ्ताब ने उसकी बेटी की अभी की एज की कंपैरिजन नहीं करवाई, कितने साल पहले की कंपैरिजन करवाई है दोस्तों, 7 साल पहले की। सो एज ऑफ आफ्ताब एंड his daughter before 7 year अब आफ्ताब की अभी की एज कितनी है दोस्तों, x, तो 7 साल पहले कितने के होंगे, x माइनस 7 एंड उसकी डॉटर अभी की उम्र कितनी है, y, तो 7 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 7 respectively। मतलब एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बिफोर 7 years is are x minus 7 and y minus 7 respectively। दोस्तों 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र x minus 7 होगी और उसकी डॉटर की उम्र y minus 7 होगी। लेकिन यहाँ पापा ने क्या बोला कि 7 साल पहले फादर इज इक्वल टू डॉटर मल्टीप्लाई 7। 7 साल पहले आई मतलब आफ्ताब कितना बड़ा था, 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले बेटी की जितनी उम्र थी उसका 7 गुना जितनी उम्र किसकी थी, फादर की। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगा, फादर इज इक्वल टू डॉटर मल्टीप्लाई बाय 7। दोस्तों याद रहे फादर ऑलवेज बड़े होते हैं, ये तो आप भी जानते हो, बेटी कभी बड़ी नहीं हो सकती। सो फादर इज इक्वल टू डॉटर मल्टीप्लाई 7, तो जाके दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगे। अब समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, दोनों साइड इक्वलिटी करने के लिए मुझे डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की उम्र और डॉटर की उम्र जो है दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। चलिए दोस्तों फादर की एज क्या थी, सो x माइनस 7 और डॉटर की एज क्या थी 7 साल पहले, y माइनस 7 मल्टीप्लाई 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, सो x माइनस 7 y इंटू 7 7y 7 इंटू 7 माइनस 49 7y को इस साइड ले जाएंगे, सो x माइनस 7y और माइनस 7 को उस साइड ले जाएंगे, सो माइनस 49 प्लस 7, सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x minus 7y is equal to minus 42. This is equation number 1. दोस्तों ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, x minus 7y is equal to minus 42।
तो इस तरीके से जो आपने समझा कि ये पहला जो ऐसा मतलब यहाँ हम लोगों को जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर से एक ही इक्वेशन आपको मिलेगा। जब आपकी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आफ्ताब दे देंगे जो ध्यान तक का जो स्टेटमेंट है वहां से मुझे ओनली और ओनली कितना इक्वेशन मिलेगा 1। दोस्तों आगे दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए आगे हम लोग स्टडी करते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर से हम लोगों को सेकंड इक्वेशन फाइंड करना है। आफ्ताब और उसकी बेटी की बात हो रही थी, एक इक्वेशन मुझे मिल गया x 7y = -42। सो यहां पर सेकंड इक्वेशंस के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट है ऑल्सो 3 years from now। 3 years from now मतलब अभी से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be। मतलब आफ्ताब ने उसकी डॉटर को बोला आफ्टर 3 years। दोस्तों ध्यान रखना ये सेकंड इक्वेशन के लिए मैं लिख रहा हूं आफ्टर 3 years the age of आफ्ताब is will be 3 times the age of her daughter। दोस्तों आपको समझना ये है 3 साल के बाद, अभी की बात नहीं की है, 3 साल के बाद आफ्ताब की एज जो होगी वो 3 times the age of her daughter। उसकी डॉटर का 3 गुना करने से जो मिलेगा, उसकी डॉटर का 3 गुना करने से जो एज मिलेगा वो एज किसका हो जाएगा? आफ्ताब का। तो हमें अभी की एज तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने गैस किया था x ईयर। thus after 3 years the age of आफ्ताब, दोस्तों अभी की एज कितनी थी? हमने गैस क्या किया था x। तो 3 साल के बाद कितने का होगा? x + 3 का। और एज ऑफ डॉटर = y + 3। जानते हो स्टूडेंट्स, हमने आगे गैस किया था कि एज ऑफ आफ्ताब प्रेजेंट एज कितनी थी? x ईयर। डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी थी? y इयर्स। तो सीधी बात है, आपकी अभी की उम्र सपोज 15 साल है तो 3 साल के बाद आपकी उम्र कितनी होगी? तो आप जल्दी से बोल दोगे 18। क्यों? क्योंकि आपने 15 इयर्स में 3 इयर्स ऐड कर दिए। तो उसी तरीके से 3 साल बाद की एज मुझे आफ्ताब की और डॉटर की ढूंढनी है। तो x + 3 मतलब अभी की एज में 3 साल दोनों में प्लस करना पड़ेगा। अब आगे ये बताए कि आफ्ताब कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स इससे उसकी डॉटर से। सो यहां हम लोग ऐसा लिखेंगे फादर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डॉटर। मतलब फादर्स एज इज इक्वल टू 3 इंटू डॉटर्स एज। 3 साल के बाद पापा की उम्र अपनी बेटी की उम्र से कितना गुना हो जाती है बच्चों? 3 गुना। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने 3 किसके साथ मल्टीप्लाई किया? डॉटर के साथ, क्योंकि पापा तो ऑलवेज बड़े होते हैं। डॉटर को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। दोस्तों 3 साल के बाद फादर्स की एज क्या थी? x + 3। 3 डॉटर्स की एज क्या थी दोस्तों? y + 3। सो x + 3 is equal to 3 into y, 3y, 3 3 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद है। सो x - 3y is equal to 9 - 3। क्योंकि +3 साइड चेंज करेगा तो वो माइनस हो जाएगा, 3y साइड चेंज करेगा तो वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x - 3y is equal to 9 - 3 that is 6।
सो ये दोस्तों मुझे मिला सेकंड इक्वेशन। तो दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर से इस तरीके से सेकंड इक्वेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। आगे इसमें ऐसा बताया कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो एल्जेब्रिकली तो मैंने बता दिया, दो इक्वेशन मुझे मिल गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसको दोस्तों किसके ऊपर बताना है? ग्राफिकली बताना है। किसके ऊपर? ग्राफिकली। सो ग्राफिकली बताने के लिए पहले सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि हर एक इक्वेशन के लिए मुझे x और y की डिफरेंट वैल्यूज रखने के बाद डिफरेंट वैल्यूज मिलती है, वो सबसे पहले फाइंड करनी है। दोस्तों पहले इक्वेशन के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे, देन दूसरे इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे, फिर वो वैल्यू को हम लोगों को ग्राफ पे डिस्प्ले करना है। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 के ऊपर से x की वैल्यू रखने से y की वैल्यू मिलती है, या तो y की वैल्यू रखने से हमें x की वैल्यू मिलती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स दो इक्वेशन मुझे मिले, x 7y -42 एंड x 3y 6। अब मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, x 7y। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं फॉर x 7y -42। और इस तरीके से मैं बॉक्स बना दूंगा जहां पर एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, मुझे दो वैल्यू मिलनी चाहिए। x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू पुट करने से x की वैल्यू मिलेगी। सो दोस्तों यहाँ पर ये इक्वेशन में -7y को सामने की ओर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 7y -42। मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू अकेला करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सो सबसे पहले हम लोग लेते हैं x 7। दोस्तों यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकती है, लेकिन ये ध्यान रहे ऐसी वैल्यू मत लो कि जो हमारे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा भारी पड़े। तो बेटर है 15 से कम आए, x और y दोनों की वैल्यू 15 से कम आए और परफेक्ट नंबर है कि वो डेसिमल फॉर्म में ना आए, वैसे नंबर सब सिलेक्ट करिएगा। तो दोस्तों x 7 लिया, अब x 7, यहाँ y लेंगे, y 7, x 7y -42 इसमें रखेंगे, y की वैल्यू 7, so 7 7 is 49 -42 that is 7। so दोस्तों जब y की वैल्यू 7 लिया तो x की वैल्यू भी कितनी मिली? 7। उसी तरीके से y 8 लेते हैं, x 7 ब्रैकेट में 8 -42, 7 8 जा 56 -42 that is 1 for 14। तो जब y की वैल्यू मैंने 8 लिया तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली? 14। क्लियर? फिर से इक्वेशन 1, उसमें y जो है उसको उस साइड ले गए, क्योंकि y की वैल्यू मुझे रखनी है और x की वैल्यू मुझे फाइंड हो जाएगी। y की वैल्यू 7 रखी तो x की वैल्यू भी 7 मिली। y की वैल्यू जैसे ही इक्वेशन में 8 रखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 14 मिलती है। 6 - 4 6 - 2 4 5 - 4 1। अब ये दो वैल्यू मिल गई, ये इनफ है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ग्राफ जो है, कोई भी ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई भी ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। सो दो पॉइंट्स इनफ है, दो पॉइंट से मुझे आराम से कोई स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर इक्वेशन 2 जो x 3y 6, 3y को सामने ले जाएंगे, x को अकेला करेंगे, तो x 6 प्लस 3y, इसमें भी y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स इस तरीके से बॉक्स बना लीजिएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू, ध्यान रहे x और y की ऐसे वैल्यू मिलनी चाहिए जो 1 to लेके 15 तक हो, जिसको ग्राफ पे बताना काफी आसान हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, x 6, सॉरी सबसे पहले y मैं यहां लेना चाहता हूं -1,
क्या लेना चाहूंगा, -1। क्यों? क्योंकि यदि 1 लूंगा तो 9 10 उस समथिंग आंसर आएगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x = 6 + 3y, x + 6 + 3, y की वैल्यू क्या रखो दोस्तों, -1, 3 1 जा -3, 6 - 3 3। तो देखा आपने x y की वैल्यू -1 ली तो x की वैल्यू आपको मिली 3। आगे y की वैल्यू मैं -2 ले रहा हूं यहां पर, x = 6 + 3y, 6 + 3 -2, 3 2 जा -6, so 6 - 6 0। तो दोस्तों जब x की वैल्यू जब y की वैल्यू जब -2 ली तो x की वैल्यू मुझे 0 मिली। सो स्टूडेंट्स फिर से एक बार बताना चाहूंगा, पहले इक्वेशन की x और y की दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। सेकंड दूसरे इक्वेशन की बारी, दूसरे इक्वेशन के ऊपर से x की वैल्यू रखने से y की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू रखने से x की वैल्यू मिलेगी। तो हम लोगों ने यहाँ y की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू 3 मिली, यहाँ y की वैल्यू -2 रखने से x की वैल्यू 0 मिली। तो दोस्तों यहाँ हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए मिली, इक्वेशन 2 के लिए मिली। अब इसको मुझे लास्ट स्टेप पे ले जाना है, जो थर्ड स्टेप है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन साइन सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्राफ को हम लोग इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को मैं कहूंगा y एक्सिस। दोस्तों ध्यान रहे x की मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 14। सो मुझे यहाँ 14 तक जाना है और y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो y पर मुझे 8 तक जाना है। तो ध्यान रहे मेरा ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए जो मेरी टोटल वैल्यूज इसके अंदर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। ओके, बाउंड्री पे आया है यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। दोस्तों लेफ्ट साइड आप जानते हो नेगेटिव वैल्यूज आती है, उसी तरीके से डाउन साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6, और उसी तरीके से ऊपर की साइड 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन साइन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर सारे नंबर्स डिस्प्ले कर दिए। अब बारी है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू पहले वाले कॉलम में, x की वैल्यू भी 7, y की वैल्यू भी 7। तो सबसे पहले x एक्सिस देखना है, उसमें यहाँ 7 है और y भी 7 है, तो यहाँ 7 जो आता है ये पॉइंट्स जहां इंटरसेक्ट करता है आप देख सकते हो, x भी 7 y भी 7। तो ये पॉइंट्स को इस तरीके से प्लॉटिंग किया जाएगा। समझ तो आ रहा है ना दोस्तों? यस। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, x = 14। सो x 14 होना चाहिए और y 8 होना चाहिए, y 8। अब देख सकते हो x 14 y 8, मतलब ये यहां पर मेरा पॉइंट आ रहा है। क्लियर? तो ये दो पॉइंट जो मिले, दो पॉइंट में से पास होती हुई स्केल की मदद से आपको एक लाइन खींच लेनी है। देख सकते हो आप इस तरीके से एक लाइन जा रही है। कोई बात नहीं, यहाँ तो ग्राफ बोर्ड की जगह छोटी होने की वजह से पूरा ग्राफ में डिस्प्ले नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आपका ग्राफ बड़ा होगा, स्केल थोड़ा छोटा ले लेगा। स्केल छोटा लेने के बाद आप इस तरीके से ग्राफ में डिस्प्ले कर सकते हो। अगेन अब x और y सेकंड इक्वेशन के लिए बात करेंगे। x और y की वैल्यू जब x 3 होगा तो y -1 होगा, y -1। तो दोस्तों -1 नीचे आएगा और x 0 होगा तो y -2 होगा, मतलब ये यहां आएगा पॉइंट। फिर से एक बार, x 3 तो y -1 और x 0 तो y -2, ये पॉइंट।
तो ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई स्केल की मदद से आपको एक लाइंस जो है वो ड्रॉ कर देनी है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये दोनों लाइंस अलग अलग इक्वेशन के लिए है। ये लाइंस पहले इक्वेशन के लिए था, ये लाइंस दूसरे इक्वेशन के लिए था। अब ये दोनों लाइंस आगे कहीं ना कहीं जब आप इसको थोड़ा लेंथ दोगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये ग्राफ के ऊपर, आपके ग्राफ के ऊपर पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 में आप लोगों ने जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया, अब यहां ये बनाना है कि ये ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट है। यदि एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट मतलब क्या कि जिसके मिनिमम एक तो रूट्स हो ही, जो इक्वेशन का एक रूट होता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं, और जिसका एक भी रूट्स नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहां तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खुद करने की कोशिश करिएगा, उसमें भी 3 स्टेप का इस्तेमाल करिए। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर से आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं। स्टेप नंबर 2, इक्वेशन के ऊपर से x और y की वैल्यू रखने से आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी वो। और 3, आपके ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो पॉइंट्स है वो डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करके आपको वो ग्राफ बना देना है और बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कोई क्वेरीज है तो खास करके मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करिएगा। ओके दोस्तों, गुड बाय।